अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अटेंडेंस लगा लेते हैं। लास्ट टाइम फ्राइडे था तो उसमें कुछ एरियाज़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था, तो वो जो केस है वो उसको मैंने पॉजिटिव वे में कंसिडर करके उस पर थोड़ा रिलीफ दिया। ठीक है, ताकि अगर किसी एरिया में जेन्युइन इशू थे तो वो अकोमोडेट हो जाए बीच में। ठीक है, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को कुछ एरियाज़ में था इशू इंटरनेट कनेक्टिविटी का और सोशल मीडिया का, और इस तरह से कुछ चीज़ें जो थी वो फेस करनी पड़ रही थी, तो उसको एक पॉजिटिव वे में मैंने डील किया। सो आई होप सो कि अगर किसी की तरफ कोई इशू होगा तो उसकी अटेंडेंस पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है जी। सो अभी अटेंडेंस कर लेते हैं स्टार्ट। अब्दुलरहमान, अब्दुल्ला बिशारत, आबिदुल्ला, आबिदुल्ला भी नहीं, अफ़ान आसिफ, अफ़ान आसिफ कनेक्टेड है, माइक नहीं ऑन उसका। अल रिदवान मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट सर। ठीक। अली सुहेल, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। एहतिशाम, एहतिशाम, फ़हद इफ्तिखार, फ़हद इफ्तिखार, बोले तो अभी भी नहीं आप। माइक ऑन करके तो बंद करती हैं। आप लोगों को आती है फ़हद इफ्तिखार की आवाज़? सर आवाज नहीं है, लेकिन कुछ जिंदा होने की निशानी आती है कि माइक ऑन होता है ना। इसलिए हाफिज़ फैज़ान भट्ट, हाफिज़ फैज़ान भट्ट नहीं है। वालेकुम। आ गया। आ गया? कौन आ गया? फैज़ान भट्ट आ गया, अच्छा ठीक है। सर हमजा ताहिर प्रेजेंट है सर। हमजा ताहिर का तो अभी नाम लेने लगा हूँ। हाँ जी, हमजा ताहिर आप प्रेजेंट हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हसन अली, सर मोहम्मद मजहर। मोहम्मद मजहर, यार वो मुझे अटेंडेंस लगा तो लेने दो, आपका नाम तो हाल है। हसन अली प्रेजेंट है। खुरम शहजाद, यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद हसन, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद असद मेहदी, मोहम्मद असद मेहदी नहीं। मोहम्मद दाऊद मंसूर, दाऊद मंसूर,
मोहम्मद हमजा रमज़ान। Yes, sir, present. जी ठीक है। हसाम सदीक। Yes, sir, present. ठीक है। खुनशान शाहिद। Present, sir. ठीक। मजहर। यस सर। ठीक है। मोहम्मद शहरियार। यस सर। ठीक है। मोहम्मद उमर फारूक। यस सर। मोहम्मद उमर हयात। उमर हयात नहीं है। वकास। यस सर। ठीक। मुज्तबा आमिर। Present, sir. ठीक है। सुहेल करीम भूटी। Present, sir. ठीक। सलेमान अहमद भट्ट। यस सर। ठीक। उज़ैर इफ्तिखार। Present, sir. ठीक। ड्यूरिंग द अटेंडेंस किसी ने ज्वाइन किया हो जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो? अब्दुर्रहमान की लगी हुई है। फहद इफ्तिखार की भी लग गई थी। हाँ जी। और कोई? हाँ कितने साल? जी लग गई है। अच्छा क्विज में चाह रहा था कि कुछ थोड़ी वोटिंग करवा लेते ऑनलाइन। जो क्या उसको कहते हैं जिस तरह का एक सेटअप क्रिएट किया हुआ था मुझे तो वो एक काफ़ी ठीक ऑप्शन लगी है। कितने लोग हैं जो लास्ट टाइम क्विज लिया उसके हक में? रेज योर हैंड। आपका वो हैंड रेज करने की ऑप्शन आ रही होती है ना? अस्सलाम वालेकुम सर, वो मेरा पिछली दफा पोर्टल ब्लॉक था तो वो मैंने क्विज नहीं दिया था, वो तो कर आपने कहा था जब वो हाँ ऑन होगा तब कर लेंगे। हाँ जी जी कर लेते कर ले। आप मुझे मेल कर देना तो उस पर कुछ सिनेरियो सेट कर लेंगे। ठीक है। को टाइम डेट हो सारा मैनेज कर लेंगे फिर उसको। हाँ जी। बाकी जो है वो कुछ तो खैर माइक ही बंद करके गए होते हैं। ये हो अब गया मेरा। सो बाकी चले हैंड रेज तो हैंड रेज किया बट इनकी क्या राय है? मुज्तबा उमर वकास उमर फ़ारूक शहरियार दाऊद मंसूर हसन खुरम खुनशान यस सर। शाम ये क्या सर? अच्छा अभी कुछ आ रहे हैं। अच्छा चलो मैं रिपीट कर देता हूँ कर क्या रहे हैं। हमने लास्ट टाइम ऑनलाइन क्विज़ लिया था। सो मेरे ख्याल में ये है कि उसमें कंपैरेटिवली चीटिंग का एलिमेंट जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। ठीक है। सो उस वजह से मैंने उस पर सारी एफर्ट की थी। सो अभी मैंने कहा हुआ है लोगों को कि हैंड रेज करें जो कि मतलब जिनके ख्याल में जो था वो वे जस्ट वो क्विज़ की हद तक है। बाकी तो प्रेजेंटेशन या केस स्टडीज़ या मीडिया फाइनल जो लेने हैं वो तो साफ ज़रा केस स्टडी बेस होगा जैसे हम डिस्कस करते होते हैं। सो मैं बेसिकली वोटिंग के सेंस में चाह रहा था कि जिनका ये यानी कि राय है कि होना चाहिए उस मतलब जिस तरह क्विज़ लिया तो उस तरह ही हो जाए तो बेहतर है। सो उनको मैंने कहा हाथ खड़ा करें जिनके ख्याल में ये है कि उस तरह से नहीं होना चाहिए थ्रेटिकली होना चाहिए तो वो हाथ खड़ा ना करें। ठीक है। जो थ्रेटिकल के हक में वोटिंग है वो अपना हैंड रेज नहीं करेंगे और जो जैसे लास्ट टाइम क्विज लिया था जो उसके हक में वोटिंग है वो हैंड रेज जो है वो किए रखेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है सिनेरियो क्लियर हो चुका होगा कि लास्ट टाइम वाले क्विज़ के हक में जो हैं कि वैसे ही नेक्स्ट जो 2 3 4 क्विज़ लेने हमने ले लें तो वो अपना हाथ उन्होंने रेज़ किया हुआ और जो चाहते हैं कि थ्रेटिकल क्विज़ हो वो हाथ खड़ा ना करे। मेरे पास वोटिंग आ जाएगी एक थोड़ा राय आ जाएगी मेरे पास। तो अभी फ़िलहाल जो मैं यानी कि मुझे जो स्क्रीन पे आ रहा है नज़र 25 लोग हैं मुझे निकाल के 24 हैं तो 4 जो हैं उनके ख्याल में कुछ डिफरेंट हो सकता है। यानी कि जैसे शहरियार है खुनशान है फ़ाद इफ्तिखार और फ़ान आसिफ इनका मैं ये
मतलब उन्होंने चूँकि हैंड रेज नहीं किया तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि थ्योरेटिकल के हक में और बाकी सारे जो है वो जैसे प्रीवियस क्विज लिया था उसके हक में, तो उस चीज़ को यानी कि कंटिन्यू कर लिया जाए। यस सर। ठीक था वो, क्योंकि वो चेकिंग हो के आपको नंबर वगैरह भी और उस सेंस में भी वो सारी चीज़ें आइडिया हो चुका था। चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपके दिल में ये ख्वाहिश नहीं रहनी चाहिए। बाकी अब मेरे ऊपर है कि यानी कि मैं जैसे भी लेता हूँ क्विज, लेकिन ये है कि चले आपकी जो राय है वो मेरे तक पहुँची है। अच्छा जी, सो अभी लास्ट टाइम जो था ना वो हम देख रहे थे कि ऑर्गेनाइज करने में जो 3 4 5 डिफरेंट टाइप्स थी वो हम डिस्कस कर रहे थे। सो अभी आज देखते हैं कि हम प्रॉफिट जो है वो कैसे इंक्रीज करना। लास्ट टाइम हमने टीम मैनेजमेंट, मैट्रिक्स, फंक्शंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखा था। सो अभी हम देखते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर हम परफॉर्मेंस जो है उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, कि कैसे लेके चलना है चीज़ों को। उसके एनहांस करना चाहते हैं, सो आप प्रॉफिट जनरेट करें, वो भी हम देख लेंगे कि किस तरह से हमने प्रॉफिट जनरेट करना है। फिर ये है कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जो है वो, ठीक है, कि आप इन्वायरमेंट को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, रिजिड ना रखें, बाकी लोगों के भी फीडबैक लें, उनकी इनपुट लें समहाउ। ये भी हम इसको भी डिटेल में देखेंगे। फिर ये कि प्रमोटिंग इनोवेशंस, ठीक है, कि आप जो इनोवेशंस हैं, ठीक है, उनको आप प्रमोट करें, नए आइडियाज़ को, ठीक है, और उनको आप देखें। सही इन्वेंशंस जो होती हैं वो चल रही हों बीच में, ठीक है। फिर फोर्थ में हमारे पास है कि डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इंटरफेस जो है, क्योंकि जो डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल एक डिफरेंट वे में हुई होती हैं चीज़ें, और जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वो एक डिफरेंट वे में हो रही होती है। इनका जो गैप है, ठीक है, उनको कम करके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली चीज़ों को तैयार किया जाए, उस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो क्या इंक्रीज़ की जा सकती है अगर प्रॉपर्ली चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है। और बाकी जो फिफ्थ और सिक्स्थ ऑप्शंस है कि हाइटेंड एम्प्लॉयज़ मोटिवेशंस जो है, ठीक है, और हाई टेक मार्केटिंग इंटरफेस है, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सो अभी वन बाय वन ये जो फोर्थ हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक्स जो हैं परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, इनको अभी जो है वो देखते हैं। सो सबसे पहले ये है कि ऑर्गेनाइजिंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, कि आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि आपके पास प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और ये पॉइंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि आप किसी भी जो कॉरपोरेशन है उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करना चाहते हैं, जिसमें एक तरीका थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी है, अभी कुछ थ्रू इनोवेशंस आ जाएगा, थ्रू रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो ये उनमें से एक किस्म है जिसमें हम उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसमें हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी केयर करें, ठीक है। और उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं
जब वो सेटिस्फाई होंगे तो वो फिर आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। वो पूरी अटेंशन के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ आपके जो कस्टमर हैं, ठीक है, उनको वो डील करें, उनको बेहतर वे में सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो भी उनकी जॉब है, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल स्टाफ है तो वो बेहतर डिज़ाइन करेगा, चीज़ को मैन्युफैक्चर बेहतर करेगा, ठीक है। कोई भी जो उसकी जॉब है, अगर कोई कस्टमर केयर पे है, कोई कंप्लेन वगैरह है, तो वो एक बड़े कर्टसी के वे के अंदर, एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए उनकी कंप्लेंट वगैरह लॉन्च करेगा, उसको उनका सॉल्यूशन बताएगा, उसका कोई ना कोई टिकट नंबर जनरेट करेगा, उसकी पूरी बात को सुनेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं, और इवेंचुअली जब कस्टमर को वो सेटिस्फाई करेंगे, कस्टमर को बेहतर सर्विसेज देंगे और कस्टमर का आपके साथ एक लिंक एस्टेब्लिश होगा, कस्टमर जो है वो आपके साथ लॉयल होगा क्योंकि आप उसके साथ लॉयल हैं, और इवेंचुअली क्या होगा कि आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सो ये एक वे है कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो इस टेक्निक के थ्रू जो है वो लेके चलना है, ठीक है। सो ये जो हेडिंग भी है कि ऑर्गेनाइजिंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, इसके अंदर अगर एक चीज़ ऐड कर दें जो कि बुक वाले ने हेडिंग में एक थोड़ी सी चीज़ ऐड की हुई है, सर्विस प्रॉफिट चेन मॉडल, यानी कि किस तरह से आप सर्विस को बेहतर कर रहे हैं और किस तरह से आप प्रॉफिट जो है उसको इन्हेंस करें, ठीक होगी बात। सो यहाँ पर भी अभी अगर आप देखें स्लाइड के अंदर तो कुछ एरोज लगे हुए हैं और वो पूरा एक वे में चल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल आपके पास स्ट्रेटजीज हैं, एम्प्लॉयज सेटिस्फाई हैं आपसे, और एम्प्लॉय जो है रिटेंशन एंड प्रोडक्टिविटी, एक रिटेंशन मॉड्यूल होता है कि कितने लोग छोड़कर चले गए हैं, कितने आए थे, कितने छोड़कर चले गए हैं और बाकी कितने लोग काम कर रहे हैं। सो उस रिटेंशन मॉड्यूल से हमें ये होता है कि इस कंपनी को या इस इंडस्ट्री को लोग छोड़ छोड़ के तो नहीं जा रहे, बहुत एक थोड़े से ड्यूरेशन में, ठीक है। जैसे अक्सर आप देखते हैं मोस्टली कि किसी जगह पे कोई एक ख़ास इंटेक होती है और एक ख़ास टाइम के बाद वहाँ पर बहुत थोड़े लोग रह जाते हैं, तो उसको निस्बतन एक बेहतर नहीं समझा जाता। वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, वो एकेडेमिया से डील करती हो, मार्केटिंग से डील करती हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से डील करते हो। तो जो रिटेंशन है, जो चीज़ें जो लोगों को वहाँ पे आपके कस्टमर्स को या एम्प्लॉयज़ को रहना चाहिए, वो एक गुड साइन समझा जाता है कि लोग वहाँ पर सेटिस्फाई हैं और वहाँ पर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हो रही, ये बेसिकली एम्प्लॉय रिटेंशन है, ठीक है। तो कुछ रिटेंशन मॉड्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ऐसी चीज़ों को ही देखा जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को कस्टमर्स ताकि जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाई, और इवेंचुअली जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, ठीक है, तो वो फिर क्या काम करेगा, वो आपके कस्टमर्स को जो है वो, और एम्प्लॉय को आप क्या करेंगे कि आप उसको बेहतर सर्विसेज दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर दे रहे हैं, अप्रेजल्स वगैरह उसके लिए, या बोनसी सम हो, जो कुछ भी है, और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आपने रखा हुआ, और इवेंचुअली आगे चीज़ें जो है सारी ठीक चल रही, ठीक है। सो ये एक वे है कि कैसे आप जो कंपनी है उसके प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड टाइप है, ठीक है, वो है कि हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, और कैसे हाई परफॉर्मेंस आपने इन्हांस करनी है थ्रू फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। पिछली स्लाइड क्या थी कि थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट को जब आप इंक्रीज करेंगे सो इट फील्स लाइक ए कंपनी जो है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है, और ये अंडरस्टूड से एक बात है कि ग्रोथ, रेवेन्यू, प्रॉफिट उसी का ही बढ़ेगा जिनके सारे पैरामीटर्स ठीक होंगे, वो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। सो हाई परफॉर्मेंस इन्हांस्ड थ्रू फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, अब नाम से आइडिया हो रहा है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी स्ट्रक्चर के अंदर। कौन से स्ट्रक्चर के अंदर? जो आपने ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज जो आपने किया, जैसे टाइप्स होती है ना कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है और कंट्रोलिंग है, ये कुछ चैप्टर्स हैं,
हमारी बुक के या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के जो पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अगर मैं स्ट्रक्चर को रिजिड करता हूँ तो उसमें क्या होगा कि कोई भी अपनी इनपुट नहीं दे सकता, कोई अपनी फीडबैक नहीं दे सकता, ठीक है, कोई जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। डिसीजन किसके पास होगा? एक हायर अथॉरिटी के पास होगा, सेंट्रलाइज वो अथॉरिटी है, वो एक टाइम लगेगा उसको उससे पूछने में, जो रिस्पॉन्स होगा वो फास्ट नहीं होगा, ठीक है, गैप्स आएंगे कम्युनिकेशंस के अंदर, ठीक है। सो आपको किस तरह का कल्चर चाहिए? आपको इस तरह का कल्चर चाहिए कि थ्रू फीडबैक, ठीक है, या थ्रू डिफरेंट इंगेजमेंट्स एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हो ताकि सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बीच में रोल प्ले कर सकें, या एटलीस्ट जो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है वो बीच में अपना जो है वो रोल प्ले कर सके, ठीक है। और इसमें हायरिंग डेफिनेट सी बात है, बेहतर लोगों की होनी चाहिए जो कि मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और इस तरह की सारी चीज़ों को समझती हों और आइडियाज़ को जल्दी क्विकली इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत रखते हों, ठीक है। मार्केट में क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे सारों से उनकी वाबस्तगी, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा तो तभी सारों की इनपुट बीच में आ सकती है, सारों की ना भी आए तो एटलीस्ट जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अब ये जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसके अंदर कुछ 3 to 4 डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिनका कुछ जो डेटा है वो एज एन एग्जांपल मेंशन किया गया यहाँ पे। अभी आपको स्टारबक्स का नज़र आ रहा होगा, और स्टारबक्स आई होप सो कि आपने नाम सुना होगा। ये आपके पास कॉफ़ी का जो है एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, मल्टीनेशनल है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इनकी चेन्स हैं, यूएस ओरिएंटेड है ये, ठीक है। सो आई होप सो कि आप कभी गए होंगे। बाहर मैं एक दो दफ़ा ट्राई किया था और मुझे लगता है कि इधर भी है, शायद मेरी कोई ख़ास इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इधर है, कोई किसी का जाना हुआ है स्टारबक्स में। सर इधर नहीं है शायद, जितना मुझे स्टारबक्स पाकिस्तान में नहीं है सर। अच्छा, पता है सर। चलें, वो इसी वजह से शुक्र है मेमोरी वाली चीज़ मेरी हिफाजत कर गई। और बाहर खैर था लंदन में एक दफ़ा, ज़रा मौका मिला था जाने का, खैर। सो अच्छा एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉफ़ी शॉप्स हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, खैर मैकडोनल्ड वगैरह से भी मिल जाती है, और फिर इमरजेंसी नाम ने एक बड़ी मशहूर है हमारे यहाँ, जैसे ग्लोरिया जीन्स वगैरह पे कुछ लोग चले जाते हैं, और कुछ हैं, हम लेने की कोशिश करें नाम वगैरह जहाँ से कॉफ़ी या चाय या इस तरह की थोड़ी मॉम डैड किस्म की कॉफ़ी चाय। सेकंड कप हम्म, सेकंड कप अच्छा, से जैसे कि अभी तो खैर ये जॉर्टन रोड पे तो बड़े खुल गए, ये एक और सीन है, ये वाला कुछ और है, ये सम हाउ ड्यू टू द सिटिंग और उस तरह से, ये मेरे ख्याल से ये जो जॉर्ज टाउन साइड पे इस रोड पे ये सिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वो वेलेपन की वजह से वो प्रोमिनेंट है थोड़ा सा, लेकिन ये वो ब्रांड या क्वालिटी या टेस्ट वो चीज़ नहीं है। क्या ख्याल है? आई होप सो कि आप इत्तेफाक करते होंगे, ये थोड़ा बैठने के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए, अब ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें बहुत आउट क्लास चीज़। अच्छा, तो कह रहे सेकंड कप है, ठीक है, अच्छा जी, चलिए अच्छी बात। सो यहाँ पर स्टारबक्स में इसमें क्या, यानी कि जो यहाँ पे डेटा मेंशन है उस पर क्या लिखा हुआ, खैर एट द एंड जो है वो एक स्लाइड के ऊपर ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पेपर का रेफरेंस भी दिया हुआ। सो खैर उसको गो थ्रू किया जा सकता है, लेकिन बैक टू दिस साइड के इसमें क्या लिखा हुआ है जो कि थोड़ा रेलिवेंस उसकी बन रही है हेडिंग के साथ, इनकरेजेस न्यू आइडियाज़ फ्रॉम ऑल, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि फास्ट कॉर्पोरेट डिसीजंस मेकिंग है, स्पेशल मार्केटिंग टीम्स है, रिवॉर्ड सिस्टम्स है, और ये सारा उन्होंने किया हुआ। जैसे जिस तरह मैं कह रहा था अप्रेजल्स हैं, मैं कह रहा था सारों की इनपुट आएगी, डिसीजन फास्ट होंगे, आप किसी एक डिसीजन का वेट नहीं कर रहे, ठीक है, और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये तो खैर हर जगह पे एक फिट चीज़ बैठती है।
सो ये उसका कुछ स्ट्रक्चर था हमारे पास। फिर नीचे एक फर्स्ट यूएस से ये कंपनी है जो कि कार्ड्स वगैरह को डील करती है, जैसे आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स और जिसमें कुछ मास्टर या वीज़ा टाइप्स इस तरह के। सो ये उसका कुछ जिक्र है, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह क्रेडिट कार्ड्स और इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने कंपटीटर्स की निस्बत उसको कैसे कैप्चर किया थ्रू फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। और इसी तरह फिर डेल कंप्यूटर्स का और 3M लिखा हुआ है, ठीक है। ये 3M भी जो है ये भी यूएस बेस्ड ही कंपनी है जो कि अप्लाइड साइंसेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको डील करती है। पेंट में, फूड में, काफ़ी सारी चीज़ों में इनकी जो सर्विसेज हैं वो हैं, यानी कि साइंस जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है लाइफ के लिए, ठीक है, उस चीज़ को। अब यहाँ पे एक लाइन जो मुझे मतलब थोड़ी गौरतलब सी लग रही थी, एक अच्छा सा पॉइंट लग रहा था। अगर आप इस स्लाइड के एंड पे देखें तो एक लिखा हुआ है कि ग्रुप इज ड्राइव 30% ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेंशंस मेड इन द लास्ट 4 years। ये थोड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट लग रहा था। आपको क्या इसको देख के समझ में आता है कि जो है वो ग्रुप इज टू ड्राइव, यानी कि ये जो 3M का ग्रुप है ये दैट इज ड्रिवन यानी कि 30% ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेंशंस मेड इन द लास्ट 4 years। तो आपको क्या लगता है इसको देख के, इनके क्या समझ आता है? अगर आसान लफ्ज़ों में आप मुझे समझाएं, क्योंकि इंग्लिश शायद मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोगों की ज़्यादा इंग्लिश अच्छी है। ऐसा कहने से कोई ना कोई तर्जुमा यकीनन खुशी से देगा। सो बताएं ज़रा ये क्या चीज़ लिखी हुई। सर मतलब तो कि इस ग्रुप की 30% इनकम जो है वो न्यू इन्वेंशंस पे बेस करती है जो उन्होंने लास्ट 4 years में इनोवेशन लेके आए हैं। या जो भी खैर डेटा कलेक्ट किया होगा या जो उन्होंने जो है इन्वेंशंस किए हैं प्रीवियस 4 years के अंदर, ठीक है। सो उसका जो 30% है उनकी इनकम का वो थ्रू इन्वेंशंस जो है वो उन्होंने कमाया है या उनको मिला है या समहाउ। ये हमारे पास कुछ एवरेज ग्रोथ रेट है ऑफ नेक्स्ट 3 years। ये जो कंपटीटर्स हैं, ये जो 4 लार्ज इंडस्ट्रीज़ जिनको हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। सो इनका 49, 21, 39 और 23, 17 ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। एवरेज ग्रोथ रेट है और ये कॉमुलेटिव है कि यानी कि आगाज़ कहाँ से किया था और एंड कहाँ पे कर रहे हैं, कितनी उन्होंने ग्रोथ की है उसका भी मेंशन है कि 75, 60, 50 और 46 और 25। आज ही मैं एक चीज़ पे सोच भी रहा था, दूसरे सेक्शन को एक केस स्टडी मिली है, मैं खैर आप लोगों को भी एक असाइनमेंट के तौर पे देनी है। सो इसी से वो थोड़ा इंटरलिंक्ड कर रही थी, मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर कोई बहुत आपको लगता है कि बड़ी फास्ट ऊपर गई है या बड़ा किसी ने डिक्लाइन किया है, यानी कि जिसने तरक्की की है या जो नीचे की तरफ आई है, उसमें फिर अभी मैं बनाऊंगा उसकी एक स्टेटमेंट कि यानी कि क्या उसके अंदर स्ट्रेटजिक क्या प्लानिंग के अंदर फॉल्ट रहे हैं या ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और सॉरी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो है वो इश्यूज रहे हैं, या अगर कोई बेहतरी की तरफ गई है तो उसने क्या क्या इन पॉइंट्स को किया। तो उसके ऊपर मैं एक स्टेटमेंट एक पैराग्राफ के फॉर्म में उसको लिखूंगा तो आप उस पर डेफिनेट से बात अपनी राय का इजहार करेंगे कि किस तरह से अप या डाउन हुई हैं चीज़ें। कोई भी कंपनी है उसका केस लिया जा सकता है और उसमें भी खैर मैं डिस्कस नहीं कर सका था कि शायद उन्होंने ग्रुप की फॉर्म में दी असाइनमेंट या वैसे मेरे ख्याल से इंडिविजुअल ही थी और इंडिविजुअल ही खैर होनी चाहिए। अच्छा इसमें एक और भी पॉइंट है कि मैं क्विज़ का भी सोच रहा था फ्राइडे को। सो क्या ख्याल है, ले लिया जाए फ्राइडे को क्विज़? सर क्विज फ्राइडे को ले लें सर, लेकिन सर वो मैम रोजिया कह रही थी कि सर मंडे से हमारे मिड स्टार्ट है। कौन सी मैम?
सर हमें मैथ पढ़ाती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस करा रही है, वो कह रही थी कि मंडे से मिड है। जी हाँ जी, मंडे से मिड ही है 26 से। 26 वाला जो वीक है, यानी कि जो मंडे आ रहा है। जी सर। इसलिए मैंने जी सर वैसे डेट शीट तो नहीं है। नहीं, वो इंशाल्लाह आ जाएगी। डेट शीट आने में कौन सा देर लगता है, क्या पता हम बात कर रहे हैं और आपके इनबॉक्स में आ जाए। सो वो आपकी बात ठीक है, लेकिन पहले एक वीक पहले आती थी। चलें जी, अच्छी बात है आप के अच्छे अच्छे कमेंट्स मैं सुन रहा हूँ। सो ठीक है जी, मान लेते हैं कि एक वीक पहले आती थी पहले। लेकिन खैर, मुझे तो जब से खुशबू आई है, मैं तो कई हफ्तों से आहिस्ता आहिस्ता हल्की सी बात करता रहता था आपसे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता था क्योंकि खुशबू का कोई पता नहीं है। लेकिन ये है कि 26 वाला जो वीक है, तो वो मैम आपसे यकीनन ठीक कह रही थी। 26 को मंडे, और मंडे से लेके सैटरडे तक ये जो वीक है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मिड टर्म्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। सो खैर, हमने तो पहले ही जो ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स थे उसके ऊपर हमने क्विज़ ले लिया था, और ये अभी वैसे ही रिसेंटली बड़ा फ्रेश हम डिस्कस कर रहे हैं 3rd चैप्टर, जो कि ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं अभी डिस्कस। सो हमारा तो कोई ऐसा चाहिए इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोर्स हो गया हो या बड़ा कोई पुरानी चीज़ और वहाँ तक बोल चुकी हो। ठीक है, अब आपका नहीं मुझे पता कि आप इसको पढ़ते रहें ये क्या। सो लेकिन ये खैर इस कोर्स के हवाले से तो इतना इशू नहीं है। और मिड में तो फिर वो केस स्टडी टाइप ही है, जो कि लास्ट टाइम मैंने 3 लोगों के साथ डिस्कस की थी। आइडिया होगा, मेरे ख्याल से मैक्सिमम थे ही लोग उसमें, बात समझ रहे हैं ना। सो जो मिड वगैरह होगा ना, वो उसी तर्ज का होगा, यानी कि थ्योरेटिकली ही केस स्टडी वगैरह, कोई स्ट्रक्चर, कोई जो कुछ भी खैर चीज़ें बहुत ज़्यादा तो उसको नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये है कि 3.1 वो डिस्कस करवाने का मतलब भी ये था कि आपका हल्का हल्का जो है ना वो ज़हन बन जाए। उसका ये मतलब नहीं है कि 3.1 आ रही है या हर सवाल में 3.1 ही बंदा लिख सकता है। सो ये है कि खैर केस स्टडी टाइप जो कोई ना कोई सिनेरियो बना होगा उसके ऊपर आप लिख रहे होंगे। सो डेट शीट इंशाल्लाह जी आ जाएगी, बड़ी तवक्को है, अल्लाह के घर से नेक उम्मीदें हैं जी। डेट शीट आ जाएगी। आप हल्का हल्का जो ज़हन है वो हल्का हल्का नहीं बल्कि पूरा ही ज़हन बना लें। हल्का हल्का बनाएंगे तो मंडे जल्दी आ जाएगा। पूरा बना लें आज से, वेडनेसडे से, और जो आखिरी रात होती है वो डिसाइड कर लें फिर। सो पॉइंट नंबर जो 3 है जी, परफॉर्मेंस को इन्हांस करने का, वो हमारे पास है जी ऑर्गेनाइजिंग फॉर इनोवेशंस। ये मेरे ख्याल से एक ऐसा पॉइंट है जो कि किसी तारफ का मुताज नहीं होना चाहिए कि थ्रू इन्वेंशंस, थ्रू इनोवेशंस, नई नई न्यू आइडियाज़, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके थ्रू जो है वो आप परफॉर्मेंस के अंदर बेहतरी ला रहे होते हैं। ठीक है, बात समझें। इस तरह का कोर्स भी माइट भी आपने पढ़ा, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप था, पढ़ा हुआ, पढ़ लिया है, अभी पढ़ रहे हैं, ये क्या है कोई ऐसा पढ़ लिया सीन? हुआ सर। ठीक। सो उसमें भी आपने मतलब न्यू आइडियाज़ और न्यू बिजनेस प्लान्स और मतलब इस तरह की चीज़ें, न्यू जो स्टार्टअप्स हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो चीज़, यानी कि वो डिफरेंट बाकी चीज़ों से कैसे हो जाए। और एक ये भी होता है कि बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे भी कोई इन्वेंशन होती है जो कि बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर रही थी, बिल्कुल एक नई चीज़ एक हो जाती है। ठीक है। सो यहाँ पर एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, की ट्रेड ऑफ टैलेंट्स वर्सेस कंट्रोल ना। इसको खैर इस स्लाइड के एंड पे होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें ये है कि अभी यानी कि मुझे ये फील हो रहा है कि टैलेंट, एक तरफ टैलेंट है और एक तरफ कंट्रोल है, यानी कि या तो कंट्रोलिंग आप कर लें या तो ऐसी चीज़ रख लें कि जो कि कंट्रोलिंग में बेहतर हो, या फिर ऐसे लोग रख लें जो कि टैलेंटेड हों। ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक ट्रेड ऑफ सा नज़र आ रहा है कि 2 नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसका भी बताऊँगा कि ये क्यों यहाँ पर ऐसी क्यों इस तरह की चीज़ लिखी हुई है। सो
अब हमारे पास जो इनोवेशंस हैं उसकी दो टाइप्स हैं, एक तो है सिस्टमैटिक इनोवेशन और एक है जो इंडिपेंडेंट हमारे पास होती है, ठीक है, ऑटोनोमस उसको हम कहते हैं। अब ऑटोनोमस जो होता है वर्ड ही जो है वो बता रहा है कि वो बाकी चीज़ों के साथ कोई ख़ास इंटरलिंक्ड नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और जो सिस्टमैटिक इनोवेशन है इट फील्स लाइक कि वो एक सिस्टमैटिक वे से चलती हुई आ रही, ठीक है, कि बाकी चीज़ों के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन है, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं या डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ एक बिल्कुल एक आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ डिज़ाइन में या प्लानिंग में या इम्प्रूवमेंट आ रही हो। और जो आपके पास ऑटोनोमस है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसमें जो इन्वेंटर्स हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, वो बाकी किसी के साथ उनकी कोई ख़ास कोऑर्डिनेशन या कोई ख़ास इंटरलिंक जो है वो रिलेशन नहीं है। अब इसी को जब हम इनोवेशन को ऑटोनोमस वाली को डील करते हैं तो इसको फिर हम वर्चुअल सेटअप में ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हार्ड एंड फास्ट जो हायरार्की है वो नहीं होती, ठीक है, इसमें स्ट्रिक्ट किस्म की हायरार्की नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल एक थ्रू चेन्स चीज़ें नहीं चल रही होती, मोस्टली चीज़ें आउटसोर्स हुई होती हैं। जो हमारे पास सिस्टमेटिक है वो नाम से लग रहा है कि चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, कोऑर्डिनेशन है, एक पूरी एक हायरार्की है, ठीक है, तो उसको हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ठीक है, कि चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, आपस में किसी सर्टन चीज़ों के अंडर आ रही, इनमें कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, इनमें हायरार्की एक प्री डिफाइंड हायरार्की है, थोड़ा रिजिड किस्म का स्ट्रक्चर है। अब इसी वजह से ये जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ इसी वजह से वो पहली लाइन लिखी हुई है कि टैलेंट वर्सेस कंट्रोल, क्योंकि जो आपके पास ऑटोनोमस इनोवेशंस हैं उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि इसमें टैलेंट को प्रेफरेंस दी जाती है, इसमें टैलेंट जो है वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, टैलेंटेड जो लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट इनोवेशंस कर रहे होते हैं। और जो आपके पास वर्टिकल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा फिक्स हार्ड हायरार्की है, एक पूरा एक सेटअप है, कोऑर्डिनेशंस है डिफरेंट विंग्स की आपस में, सो उसमें जो है वो कंट्रोलिंग जो है वो ज़्यादा पेश होती है। तो इसीलिए ये टॉप के ऊपर स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ था कि दैट इज़ की ट्रेड ऑफ बिटवीन टैलेंट या कंट्रोल। और इसकी एक मैं एग्जांपल आपको अभी बुक का मैं एक पेज आपसे करता हूँ शेयर, उसके ऊपर एक चार्जर की और एक पेंट से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल है, उसको देखते हैं तो फिर ये चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी आपको। ये अभी आपके सामने बुक का पेज आपको नज़र आ रहा होगा, स्लाइड्स को जो है वो मैंने साइड पे कर दिया है। अब इसको अगर हम देखें जिसमें हमारे पास सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट इन्वेंशन है, ये अगर मैं उसको हाईलाइट करने लगा अब यहाँ पर अगर आप देखें ऑटोनोमस जो है, ठीक है, इन्वेंशंस जो हैं उनको आप इंडिपेंडेंटली जो है वो डील कर रहे होते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि इन्वेंशंस रिलेटेड टू टर्बो चार्जर, ठीक है, वो एक आपके पास एक नई इन्वेंशन है जो कि ऑटोमोबाइल, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। उसमें हो क्या रहा है, टर्बो चार्जर आपने एक इन्वेंट कर लिया या एक नई आप एक चीज़ आपने ईजाद कर ली, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि चार्जिंग जो है वो अब बूस्ट हो रही है, ठीक है, व्हीकल्स की फास्ट चार्जिंग के लिए एक आपने कॉन्सेप्ट चूज़ कर लिया, ठीक है। और सिस्टमेटिक की फिर कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं कि सिस्टमेटिक जो हैं उनका क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है बाकी चीज़ों से, वही चीज़ें जो कि स्लाइड के अंदर हैं। एग्जांपल्स के अंदर है कि आप कोई प्रोडक्ट का डिज़ाइन है या सप्लायर मैनेजमेंट है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उनके अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं,
ठीक है। अब इसमें जो एक एग्जांपल दी हुई है वो फिल्म्स और कैमरा इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आप आहिस्ता आहिस्ता फिल्म में, कैमरा में, ये सारी चीज़ों में चेंजेस लेके आ रहे हैं ताकि आप इंस्टेंट जो फोटोग्राफी है वो कर सकें। ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास जिसकी बेस के ऊपर लिखा हुआ। फिर एक और जो लाइन थी हमारे पास के कंट्रोल वर्सेस टैलेंट, उसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कहाँ से लिया गया पॉइंट। ये अगर आप देखें कि as a consequence they may not be able to access the top level talent for creating innovations ना। सो जो वर्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जिनका रिजिड हायरार्की होती है, ठीक है, वो जो होती हैं वो कंट्रोल की तरफ इंक्लाइंड होती हैं, वो जो होता है ना वो टैलेंट की तरफ इंक्लाइंड नहीं होती। सो ये इसमें आपको इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि वर्टिकली जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज हैं उनका जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है दैट इज़ मोर रिज्ड। ठीक है। दे मेंटेन कंट्रोल ऑफ ऑल फंक्शंस एंड टिपिकली हैव वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर फॉर सेटलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर प्लानिंग एंड ऑल एक्टिविटीज़ एंड प्रमोट इनोवेशन। देखें एक थ्रू एक पूरा एक सेटअप है उसके थ्रू प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये फील्स ये कि इसमें कंट्रोलिंग का टच आ रहा है। ठीक है, इसमें कंट्रोलिंग का टच आ रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर करें सारे। तो ये जो लोग हैं और दे कैन नॉट ऑफर द, ये हाई इंसेंटिव्स नहीं देते, ठीक है, अपने जो इन्वेंटर्स हैं उनको, जबकि दूसरे वाले हाई इंसेंटिव्स देते हैं। जब हाई इंसेंटिव्स या अच्छी पे या अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे फिर टैलेंट आपकी तरफ आएगा। ठीक है। सो एक वो एक टर्म यूज़ होती है कि मजदूरी कर लेनी है, ज़ेन नहीं लड़ाना ना। सो ये वो वाला सीन है कि इसमें थोड़ा मजदूर टाइप टच आ रहा होता है कि एक स्ट्रक्चर बना और आप उसके अंदर रहते हुए कम थोड़ा इनोवेट कर रहे हैं चीज़ों को, जबकि जो ऑटोनोमस आपके पास बॉडी है जो इंडिपेंडेंट है उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनोवेट करने की चीज़ों की, वो थोड़ी टैलेंटेड सी चीज़ें। सो आई होप सो कि जो स्लाइड के अंदर कुछ चीज़ें थी थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में वो यहाँ से आपको थोड़ा मज़ीद जो है वो क्लियर जो है वो हुई होंगी। ठीक है, बाकी जो इनकी टाइप्स हैं उसको नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन वगैरह तो बता दें ताकि हम, बाकी एक्सपेक्टेड है आज मैं होपफुली आपको केस स्टडी से रिलेटेड मेल करूंगा और उसको मिड के वीक के बाद जो है वो मैं जो है उसके सबमिशन की डेट रखूंगा। मिड जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो वीक आएगा उस वीक में उसकी सबमिशन होगी। और वो मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि उसमें क्योंकि अब चीज़ें ऐसा प्रेजेंटेशंस रखनी है, केस स्टडीज़ वगैरह देनी है, तो उसकी कोई डिले वगैरह की तो को नहीं करनी, ना कुछ कहना है, क्योंकि मैं ना मिड से पहले भी नहीं दे रहा ताकि ये वीक को भी मैं थोड़ा ख़राब नहीं करना चाह रहा, कोई मिड वगैरह वाली भी मैं डेट नहीं बीच में रखना चाह रहा, उस वीक को भी नहीं मैं ख़राब करना चाह रहा। और फिर उसके बाद वाला जो वीक है उसमें फिर मुझे पूरा हक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं कुछ 2-3 चीज़ों को केयर कर रहा हूँ तो फिर आपने नए सिरे से बीच में को अपनी पख नहीं डालनी। ठीक है, तो लेकिन मेल एक्सपेक्टेड है कि मैं आज होपफुली आप लोगों को करूँगा। और क्विज़ फ्राइडे को देने के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का, या मिड के बाद कर लें क्विज़? मिड के बाद कर। सर मिड के बाद कर लें। ठीक है, मिड के बाद भी फिर ये होगा कि मिड में चूँकि आपने प्रिपरेशन वगैरह की होगी तो मिड के बाद फिर जो फ्राइडे आएगा उस पर फिर रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि तैयारी तो आप लोगों की हो चुकी होगी, लेकिन खैर अगेन दिन अभी मैं नहीं कहता, दिन मैं डिसाइड कर लूँगा खुद से ही, लेकिन ये है कि मिड के वीक के बाद जो है वो मैं क्विज ले लूँ। ठीक है, अभी दिन पे मैं नहीं जाता। ठीक है जी, ओके दैट्स सर। ऑल अबाउट टुडे। और सर मिड किस दिन है नेक्स्ट वीक में? मिड में ये है प्यारे भाई कि अगला जो हफ्ता आ रहा है मंडे से 3-4 दिनों बाद जो है वो ऑब्वियसली मिड का वीक है, और उसके अंदर डेट शीट वगैरह या जो भी चीज़ है वो फिर डिसाइड होकर डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाएगी। और वो एक ना एक दिन तो मिड की उस हफ्ते के अंदर बारी आनी है किसी न किसी की, तो क्या ख्याल है? तैयारी तो सारों की करनी पड़ेगी।
तो रूटीन वाइज जैसे एक एक दिन होता है। फाइनल्स में मोस्टली ऑफ्स आ जाते हैं ना, और मिड में आपको पता है कंसेक्टिवली हो रहे होते हैं। Yes. ठीक है, सही। अटेंडेंस रहेगी थी, लग सकता है सर कि नहीं? देखते हैं जी, लगती है नहीं, बुला लगाते हैं तो क्या कहता है सिस्टम। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।